हेलो एवरीवन। आज का मेरा वीडियो है अबाउट द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके चारों जो चैप्टर्स हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन ले लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन ले लीजिए, फिनॉल एल्कोहल्स का ले लीजिए, और यू टॉक अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स और इवन अमीन्स। इन सब में वेरियस टेस्ट जिनसे कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में। तो उसके लिए मैं आज आपको यहाँ एक कुछ शॉर्ट में बता रही हूँ, तो प्लीज़ लिसन टू दैट वेरी केयरफुली। मैं पिक कर रही हूँ सिर्फ वो जो हमारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके के टेस्ट आप उन सिलेक्टिव कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो मैं वो बताने वाली हूँ। तो लेट अस बिगिन वेरी फास्ट। लेसन नंबर 10 जो आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स है। इस हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में से आपसे जो पूछा जा सकता है वो है हेलो एल्केन्स के बारे में। मतलब कोई भी एलिफेटिक चेन, उसमें अगर आपके पास में ये एक्स की जगह पे अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, फ्लोरो को छोड़ देते हैं, जो टेस्ट हमारे पास आते हैं वो आते हैं आइदर Cl, Br और I। इनके कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, मान लीजिए कार्बन एटम सेम है लेकिन ग्रुप्स का डिफरेंस आ रहा है, और आपको क्लोरो ब्रोमो आयोडो प्रोडक्ट्स जो मिले हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप इसमें कौन सा वाला टेस्ट दे सकते हैं वो देखें। सैम्पल, टेक सैम्पल, एल्कोहलिक KOH डालें, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके Cl को फ्री कर देगा, Br को फ्री कर देगा, I को फ्री कर देगा। अब उसके लिए आयनाइज हो जाए तो आप उसके लिए HNO3 डालें, डाइल्यूट HNO3, और फॉलोड बाय AgNO3। ये काम आपने करना है। तो ये तो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में अपने लैब में भी करते होंगे। जब आप आयनिक कंपाउंड्स में क्लोरो ब्रोमो आयोडो कंपाउंड्स रेडिकल्स को जब आप डिस्टिंग्विश करते हैं तो आप HNO3 की प्रेजेंस में AgNO3 डालते हैं। ये कॉमन आयन का काम करता है। ये दोनों मिलकर के आपको PPT बताते हैं। इनकेस Cl प्रेजेंट था, अगर ये था कंपाउंड में प्रेजेंट, तो आपको यहाँ पे कर्डी वाइट PPT मिलेगा, एक्सट्रीमली वाइट है। ये कर्डी वाइट PPT है जो फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्यूबल है, कम्प्लीटली सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये परफॉर्मेंस मिलता है होता हुआ तो ये क्लोरो बता रहा है कि क्लोरो कंपाउंड आपके पास में था। इन केस इट वॉज Br, अगर Br ग्रुप प्रेजेंट था तो यहाँ पे आना चाहिए लाइट येलो। अब वही हाथे की दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, लाइट येलो जनरली लिखा जाता है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर आप देखें यू नेवर गेट लाइट येलो। प्रैक्टिकल बात यह है कि यहाँ पर आपको ऑफ वाइट, मोर ऑफ वाइट मिलता है। तो हम एक ये भी लेके चलें, अगर आपको प्रैक्टिकली करने का मौका मिले, परफॉर्म करना है, तो ऑफ वाइट को देखिए। अदरवाइज बुकिश नॉलेज चाहिए तो लाइट येलो विल डू, है ना। एंड दिस विल बी इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली अगर आई था उसमें कंपाउंड में, अगर आई को डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं कहीं पे, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं डीप येलो। ये तो परफेक्ट डीप येलो ही मिलेगा। तो ये तो हमने पहले भी पढ़े हुए होंगे। डीप येलो होता है आयोडो कंपाउंड्स का, लेड आयोडाइड ले लीजिए या सिल्वर आयोडाइड ले लीजिए, कुछ भी हो, येलो कंपाउंड मिलता है आपको, येलो PPT मिलता है। तो अगर प्रेसिपिटेट्स का कलर ये आ रहा है तो आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। उसमें से यही टेस्ट हैं जो आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जा सकता। इट इज़ जस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। सो लेट अस स्टिक टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो डिस्टिंग्विशिंग वाले जो टेस्ट हैं। लेट इज कम टू लेसन नंबर 11। विल टॉक अबाउट लेसन नंबर 11। 11 जो है वो आपका एल्कोहल्स का है ना। इसमें आता है आपके पास एक एल्कोहल और एक आता है आपका फिनॉल। ईथर कोई टेस्ट नहीं देता है, तो इसीलिए इन दोनों के बारे में ही पूछा जा सकता है। फिनॉल से सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर फिनॉल से आपसे पूछा जाता है तो फिनॉल में न्यूट्रल FeCl3 डालिए। ये फिनॉल के बारे में बात हो रही है ना। फिनॉल में न्यूट्रल FeCl3 डालिए, और उसके बाद में आपको फिनॉल के अगर कोई और बाईसाइक्लिक या कुछ और कंपाउंड्स होंगे तो आपको मतलब डेरिवेटिव अगर इसके आ जाते हैं तो आपको डीप कलर्स मिलते हैं, या डार्क कलर्स कह सकते हैं इसको। वो डेरिवेटिव्स के लिए है, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, इस तरह के डार्क कलर्स आपको नज़र आएंगे। लेकिन अगर वो सिंपली फिनॉल है तो फिनॉल के केस में आपको न्यूट्रल FeCl3 डालने पे डीप वॉयलेट कलरेशन मिलता है। अब बेटा जी यहाँ पर PPT नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि बस एक बारी कहीं प्रेसिपिटेट पढ़ रहे हैं तो हर जगह पे PPT ही लगा देते हैं, वो नहीं है।
यहाँ पे आपको डीप वॉयलेट कलरेशन मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलरेशन है ये डीप वॉयलेट ना। और ये अगर ये वाले डार्क कलर्स भी आते हैं ना, तो इनमें भी अगर हम वाटर डालेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट फाइनल जो कलर है वो यही है, डीप वॉयलेट कलरेशन। आप इसके रिएक्शन भी लिख सकते हैं, तो फिनॉल के एक न्यूट्रल FeCl3 के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के रिएक्शन भी लिख लीजिए। अगर बात आती है अल्कोहल की, तो अल्कोहल्स जो हैं, अल्कोहल्स के लिए कई तरीके के टेस्ट आ सकते हैं, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। पहला हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं इसका। अगर आपको डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। अगर ये है जैसे RCH2OH, वो कार्बन जिस पे OH है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, दिस इज सिंपली 1 डिग्री, ठीक है। इन केस इट वॉज R2CHOH, OH जिस पे प्रेजेंट है वो कार्बन रिटेन कर रहा है 1 हाइड्रोजन, दिस इज 2 डिग्री। एंड R3C और ये OH है, अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स के बीच में अगर डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो दिस यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ, इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए यू कैन यूज ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट होता है HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अगर आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो ल्यूकास रिएजेंट में आपको ये भी पता होगा HCl वो कंपोनेंट है या वो कंपाउंड है जो यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ये इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में। और एनहाइड्रस ZnCl2 जो है ये सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को वीकेन करता है, ठीक है। तो इट वीकेंस कार्बन ऑक्सीजन, एनहांस करता है O का हटना कार्बन पे से। अदरवाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इजीली टूट नहीं सकता, Cl से सब्सटीट्यूट नहीं होगा। पर अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ कीजिए। अगर आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि HCl तो स्टेबल है, अगर इसके साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं तो आप आराम से दिखा सकते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट टू यूज़ HBr और HI, उनको इन situ प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा आप देख लें, वो मेरे पुराने वीडियोस में भी है और NCERT में हो सकता है, मैंने देखा नहीं है, NCERT में शायद इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ HBr और HI के बारे में, बट इट इज़ प्रेजेंट इन माई नोट्स ऑल्सो। तो जिन बच्चों के पास नोट्स है वो डू नॉट हैव द प्रिविलेज ऑफ सीइंग दैट, है ना, और वो मैंने पहले भी डिस्कस किया। यहाँ पर तो हम सिर्फ क्योंकि टेस्ट के बारे में, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो हैं उनके बारे में ही एम्फोसाइज कर रहे हैं, तो लेट अस स्टिक टू दैट ओनली। ल्यूकास रिएजेंट अगर आप डाल रहे हो तो उस केस में जो टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी का होता है ऑर्डर होता है टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो ये जल्दी से OH हटा के Cl ले लेगा, और जैसे ही क्लोरो कंपाउंड बनेगा तो दिस गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी होती है मिल्कीनेस, अगर मिल्कीनेस आपको इमीडिएटली मिल जाती है तो ये जो कंपाउंड था वो टर्शरी था। लेकिन आफ्टर स्टैंडिंग फॉर 5 मिनट्स अगर मिल्कीनेस आता है तो वो 2 डिग्री था, थोड़ी देर बाद अगर आती है टर्बिडिटी तो वो 2 डिग्री था। लेकिन ओनली ऑन हीटिंग इफ़ यू गेट, बिना हीट के नहीं आ रही है टर्बिडिटी, दैट वॉज प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी बहुत कम रिएक्टिव है तो उसको रिएक्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, तो वो तब रिएक्ट करता है। तो इन तीनों में से ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी डिफरेंस आप आराम से इस तरह से ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो दिस इज द सिनेरियो व्हेन आपसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में पूछा जा रहा है, इन तीनों को डिस्टिंग्विश करना है तो ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अगर कहीं पे अल्कोहल ऐसा है जिस कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसके किसी भी एक साइड में आइदर लेफ्ट और राइट कहीं पे भी एक CH3 ग्रुप है, जैसे उसको भी लेते हैं अभी हम। अब जैसे मैं यहाँ पे सेकेंड वाला ले रही हूँ, मैं डिस्टिंग्विश करना चाह रही हूँ यहाँ मीथेनॉल एंड इथेनॉल में। अब आप इनमें क्या करेंगे, ये तो दोनों के दोनों प्राइमरी हैं, ये देखिए दोनों ही प्राइमरी हैं, तो यहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसमें आप ल्यूकास रिएजेंट कैसे इस्तेमाल करेंगे? ऐसे वाले केसेस के लिए जब मैंने क्या कहा कि जिस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर मैं इसका एक्सटेंडेड आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं
तो ये देखिए जिस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है उसकी विसिनिटी में, उसके जस्ट नेबरहुड में एक CH3 ग्रुप है। बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए, C2H5 एंड ऑल नहीं होना चाहिए, CH3 ग्रुप है। अगर किसी भी एक साइड में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आराम से आयोडोफॉर्म टेस्ट कराया जा सकता है। क्यों कराया जा सकता है? क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है ये पॉजिटिव वो शो करते हैं जिनके कार्बोनाइल ग्रुप के साइड पास में, ये कार्बोनाइल ग्रुप है C+O, इसके बिल्कुल पास में एक मिथाइल ग्रुप हो, मतलब वी नीड मिथाइल कीटोन। अगर ये मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा तो वो सारे के सारे कंपाउंड्स आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, और जिनमें इस मिथाइल कीटोन के बनने की संभावना होगी, चांसेस होंगे जिसके, वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं अगर इन दोनों को PCC डाल करके ऑक्सीडाइज करूँ, PCC क्यों लिया? क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज, माइल्ड अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो आप आराम से PCC या PDC का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़, रिएजेंट की जब बात चली है तो एक और बताना चाहूँगी। 1 डिग्री एल्कोहल्स को अगर आपको ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आप PCC या PDC का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो ऑफकोर्स 2 डिग्री अल्कोहल कभी भी एल्डिहाइड नहीं बनाएगा, वो कीटोन बनाएगा। तो 2 डिग्री पे आप PCC PDC मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो 1 डिग्री पे एप्लीकेबल है। यहाँ पर आता है CrO3 जो H2SO4 के साथ टुगेदर इज नोन एज जोन्स रिएजेंट ऑल्सो। ओके, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये बच्चे कई बार ये मिस्टेक कर जाते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग PCC PDC एंड 2 डिग्री अल्कोहल CrO3, उनके लिए ये रिएजेंट होता है। तो कभी भी 2 डिग्री अल्कोहल का पूछा जाए कि कीटोन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बेटर राइट CrO3। ठीक है, अब यहाँ वापस आते हैं। क्योंकि मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रही हूँ, तो इस प्राइमरी अल्कोहल को PCC डाल करके मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया। दिस बिकम्स HCHO, फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, और ये बनता है CH3। ये थोड़ा सा फैल गया है, इसको इरेज कर देते हैं। ये हो गया HCHO, ये हो गया CH3CHO। अब इस CH3CHO को अगर मैं एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊँ, एक्सपैंडेड, तो ये इस तरह से आता है। अभी देखिए कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें, और उसके बाजू में एक CH3 ग्रुप। तो जब भी कभी कार्बोनाइल के पास में, कार्बोनाइल ग्रुप के पास में एक आप मिथाइल ग्रुप दिखता है, तो यहाँ पर हमें प्रेजेंस नज़र आ रही है एक मिथाइल कीटोन की। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस मिथाइल कीटोन मैं यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट करा सकती हूँ। इसमें मैं अगर NaOI डालूँ, नो रिएक्शन, और यहाँ पे अगर मैं NaOI डालती हूँ तो मुझे CHI3 मिल जाएगा, और एक मिलेगा HCOO Na, ये मिलेगा, है ना। ये NaOI अगर आप लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं लिखना चाहते हो तो ऑल्टरनेटिव NaOH प्लस I2 भी होता है। ये रिएक्शंस आपने P ब्लॉक में भी पढ़े होंगे। NaOH एंड I2 जब मिलते हैं तो ये अगर डाइल्यूट वाला है तो NaI प्लस NaOI प्लस वाटर, ये बनता है। तो देखिए NaOI यहीं से बन रहा है। तो ये तो तरीका है, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो भी मतलब वही है। आप अगर In-situ जो प्रिपेयर हुआ है या तो वो लिख दीजिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। आइदर यू गो विद NaOH एंड I2, या आप NaOI लिख दीजिए, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। पर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाता है। ठीक है, तो जब आपको प्राइमरी के बीच में डिस्टिंग्विश करना है ना, यू कैन इजीली मेक यूज़ ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसी चैप्टर में इसको भी हाथ में रखिए। फिनॉल के लिए एक बता दिया आपको, एक प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए बता दिया, और एक आ गया अगर मोर देन वन प्राइमरी अल्कोहल इज देयर, तो आप देखिए कि कहीं पे भी आयोडोफॉर्म टेस्ट की संभावना है कि नहीं है। ओके, तो ये हो गए हमारे लेसन नंबर 11 में से। बात करते हैं लेसन नंबर 12 में कौन से पॉसिबल टेस्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं। चलिए, लेसन नंबर 12। अब दिस चैप्टर इज अबाउट aldehydes, ketones and carboxylic acid. One of the most important chapter। इसमें तो इतना कुछ है कि जितना पढ़े ना कम है। ये चैप्टर इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, इसको बुक में से भी बढ़िया से
एक एक लाइन की डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, एंड एवरीथिंग आई गेस की इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। बट क्योंकि हम स्टिक कर रहे हैं सिर्फ टेस्ट को इस वीडियो में, तो सिर्फ टेस्ट के बारे में ही बात करेंगे। अच्छा, अब क्या क्या टेस्ट पॉसिबल हैं? अगर कहीं पे आपको एल्डिहाइड मिलता है, और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज़ को ना, क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस भी इसमें आएगा ना। नाउ फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड ओनली। ठीक है, किसी भी तरीके का अगर कोई एल्डिहाइड दिया है, तो कहीं पे भी अगर एल्डिहाइड के लिए आप कोई पॉजिटिव टेस्ट शो करना चाहते हो, तो एल्डिहाइड्स दे शो अ पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। अच्छा, एग्ज़ाम में अगर आपको रिएजेंट याद नहीं आ रहा, आपको इक्वेशन याद नहीं आ रही, और आप सिर्फ नाम लिख देते हो कि दिस कैन बी डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ टॉलेंस रिएजेंट एंड इट विल गिव सिल्वर मिरर अपीयरेंस, बहुत है। इक्वेशन नहीं दे रहे हो तो स्टिल यू डिज़र्व मार्क। तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक में थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है इक्वेशंस ना लिखने पे भी, ऐसी जगह पे, ये नहीं कहीं नहीं लिखें, सिर्फ टेस्ट में कहा है मैंने, टेस्ट में इक्वेशंस ना लिखें तो भी प्रिविलेज मिल जाता है। तो टॉलेंस रिएजेंट यू में राइट, अगर टॉलेंस रिएजेंट है तो क्या आना चाहिए? सिल्वर मिरर। अपीयरेंस। इसके अलावा कौन सा टेस्ट है? आप फेलिंग सॉल्यूशंस डाल दीजिए, फेलिंग ए एंड बी सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस होते हैं, इन दोनों को मिला करके डाल दीजिए। इसके साथ भी पॉजिटिव टेस्ट शो करेंगे, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ऑल एल्डिहाइड्स ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब यहाँ एक्सेप्शन आएगा, फेलिंग के साथ आपके पास यहाँ पे आना चाहिए रेड पीपीटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है, तो यहाँ पे रेड पीपीटी आ जाएगा, इसके साथ में सिल्वर मिरर, आपको जो आए मिल जाए वो उठा लें, या ये कहें कि शिफ्ट रिएजेंट के साथ, प्लस नहीं स्लैश लगा रही हूँ, शिफ्ट रिएजेंट के साथ भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अगर आप एक ड्रॉप शिफ्ट रिएजेंट की डालेंगे तो रिगेन्स या रिस्टोर्स द कलर, पर्पल कलर का होता है शिफ्ट रिएजेंट, जिसको टेम्परेरी ब्लीच डाल करके ब्लीच किया जाता है, कलरलेस किया जाता है। लेकिन जैसे ही एल्डिहाइड की कांटेक्ट में आता है वापस से ये रिगेन कर लेता है अपना पर्पल कलर। एंड टेम्परेरी ब्लीच की बात आई है तो मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी ब्लीच भी बता देती हूँ आपको। टेम्परेरी ब्लीच की तरह से हम यूज़ करते हैं SO2, ओजोन, पेरोक्साइड्स, ये सारे के सारे आपके परमानेंट ब्लीच हैं। क्लोरीन परमानेंट ब्लीच है, सल्फर डाइऑक्साइड टेम्परेरी ब्लीच है। ओके, क्योंकि ये रिडक्शन करके ब्लीच करता है, इसीलिए एरियल कांटेक्ट में आके ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए ये टेम्परेरी ब्लीच है। ठीक है, व्हाटएवर, वो थोड़ा सा हमारा प्री ब्लॉक का है। अभी वापस से आते हैं एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए। ये तीनों टेस्ट एल्डिहाइड शो करते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इसको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ एक एक्सेप्शनल केस आएगा। वो एक्सेप्शनल केस है बेंजल डिहाइड। अगर एल्डिहाइड्स में बेंजल डिहाइड कहा जा रहा है, कोई और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, एलिफेटिक अगर आप पूछे जा रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इनमें से किसी भी टेस्ट के साथ चलो। लेकिन अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है, माने बेंजल डिहाइड उनमें से एक ऑप्शन है, तो प्लीज़ बेंजल डिहाइड के लिए फेलिंग का टेस्ट मत देना, क्योंकि बेंजल डिहाइड डज नॉट शो पॉजिटिव टेस्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो इसीलिए ये होता है कि इतने सारे टेस्ट के लिए जाने के बजाय आप मेरे माने तो एल्डिहाइड्स के लिए स्टिक करें सिर्फ और सिर्फ टॉलेंस रिएजेंट को, क्योंकि ये जब आप रिएजेंट लेके चलोगे ना, आपकी बाउंडेशन ख़त्म हो जाएगी, आपको ये बेंजल्डिहाइड को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ तो पॉजिटिव टेस्ट देते ही देते हैं, तो क्यों नहीं जब भी एल्डिहाइड दिखाई दे प्रोसीड विद टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट हमेशा याद रखिए जब आप एल्डिहाइड्स की बात कर रहे हैं। बात आती है कीटोन्स की। अब कीटोन्स के लिए क्या करने वाले हैं हम? कीटोन्स में जो टेस्ट आ सकता है, जो पॉजिटिव टेस्ट आप कीटोन्स के लिए शो कर सकते हैं, वो है, अब मैं बात कर रही हूँ कीटोन्स की ना। कीटोन्स में आप चेक कीजिए, अगर कीटोन और एक कीटोन एक एल्डिहाइड पूछा गया है तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड के लिए तो टॉलेंस रिएजेंट शो कर देना। कीटोन्स डू नॉट शो पॉजिटिव टेस्ट विद फॉर टॉलेंस रिएजेंट, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आपका कीटोन ऐसा वाला है जिसमें मिथाइल कीटोन है, जैसे अगर मान लीजिए आपसे इसके बारे में पूछा जाता है, क्या है ये? ब्यूटेन टू ओन,
2 ब्यूटेनॉन के बीच में और एक कुछ भी एक एल्डिहाइड दे दिया, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कार्बोनाइल ग्रुप के पास में एक मिथाइल ग्रुप है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ऐसे सारी सिचुएशंस के लिए हम आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंपाउंड जिनमें ऐसा एंड कहीं होगा वो सारे के सारे पॉजिटिव टेस्ट देंगे आयोडोफॉर्म के साथ। ठीक है, आयोडोफॉर्म के साथ क्या आना चाहिए, येलो पीपीटी आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3। ये आयोडोफॉर्म है। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक की तरह से यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा, मेडिसिन में भी काम आता है। ये कई ऑइंटमेंट्स जो होते हैं उनमें डला हुआ होता है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो गया पेंटान 2 ओन एंड पेंटान 3 ओन। मान लीजिए इनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए कहा गया। अब क्वेश्चन तो एल्डिहाइड का तो आया ही नहीं, दोनों ही कीटोन हैं, लेकिन दोनों कीटोन में से इस वाले में आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा क्योंकि मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, इसमें मिथाइल कीटोन नहीं है, इथाइल कीटोन है, तो वो तो जरूरत ही नहीं है ना। ये तो सिर्फ मिथाइल कीटोन के साथ शो करता है क्योंकि यहीं से टूटता है और ये पार्ट CH3 बनाता है। तो एंड में एक कार्बन होना ज़रूरी है कार्बोनाइल ग्रुप के पास। ऐसे सिचुएशन आ जाए तो यू कैन इजीली राइट द आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो एल्डिहाइड हुआ हमारा कीटोन हो गया। बेंजल्डिहाइड का एक ऑप्शन बताया था तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, लेट अस प्रोसीड टू एसिड्स नाउ। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। चलिए, ये फिर इम्पोर्टेंट है बहुत। चलिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्डिहाइड ले लिया और आपसे पूछा जा रहा है कि टेस्ट बताइए। एल्डिहाइड के लिए तो टॉलरेंस टेस्ट दिखा देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं दे शो पॉजिटिव टेस्ट विद, इनको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट करवाया जाता है। अगर आपको इफरविसेंसेस निकलते हैं, इफरविसेंसेस आते हैं CO2 के इवोल्यूशन की वजह से, अगर झाग आते हैं, बहुत सारे झाग आते हैं जो ऊपर राइज कर रहे हैं, है ना, तो इन्हें कहते हैं ब्रिस्क इफरविसेंसेस। अगर ये इफरविसेंसेस आपको नज़र आते हैं तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड था, क्योंकि NaHCO3 के साथ तो वही रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ आप ये पॉजिटिव टेस्ट शो कर सकते हैं। कब अगर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, अभी मैं यहाँ पे एक वापस लिख रही हूँ इसको। एग्जांपल एक मैं ले रही हूँ कि इथेनल एंड इथेनोइक एसिड में डिफरेंस करना है। ठीक है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है आपको। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके लिए तो आप दिखा दीजिए कि टॉलरेंस टेस्ट के साथ आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। टॉलरेंस रिएजेंट डालिए, इसमें पॉजिटिव शो करेगा। इसके लिए NaHCO3 से डिस्टिंग्विश कर लीजिए, है ना, इफरविसेंसेस आएंगे तो ठीक है, आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। यहाँ तक का केस है तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से काम कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, ये तो एग्जाम्पल था मेरा ना, जिसमें भी तो बहुत चीज़ें बहुत आसान थी। अब मैं ले रही हूँ, एक तो है मीथेनल और एक है मीथेनोइक एसिड। ठीक है, मीथेनल को फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, मीथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, है ना। मान लीजिए इनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए आ रहा है, ये है HCHO और ये है HCOOH। अब भाई जैसे ऊपर लिखा था उस हिसाब से तो ये है कि ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें आप डाल दीजिए टॉलरेंस रिएजेंट, इजंट इट। ऐसा ही कुछ लग रहा होगा सबको, है ना। अगर आप लोग ये देख रहे हैं ध्यान से तो आपको लग रहा होगा कि इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाल दीजिए, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए। पर बेटा ऐसे केस में आप टॉलरेंस रिएजेंट इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये जो फॉर्मिक एसिड है या मिथेनोइक एसिड है, ये मिथेनोइक एसिड अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, मिथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं हम। बाकी अगर इथेनोइक, प्रोपेनोइक एंड ये सब आते हैं ना, तो आप दिखा दीजिए कि टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं शो करेंगे। लेकिन अगर मिथेनोइक एसिड है तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दिस शोज पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। कितनी स्ट्रेंज बात है ना, फेलिंग रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन, इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है ये। तो अगर फॉर्मिक एसिड के साथ में कोई एल्डिहाइड दे दिया और आपने टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया,
तो आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों ही रिएक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट और अगर ये टिपिकली आ रहा है ना फॉर्मिक एसिड, तो ध्यान रखिएगा यू आर नॉट इन अ स्टेट टू यूज़ टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन। ऐसे केस में आप मिथेनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए तो शिप्स रिएजेंट ले सकते हैं या कुछ और रिएक्शन देख सकते हैं, लेकिन टिपिकली फॉर्मिक एसिड के लिए अगर आपको कोई टेस्ट लेना हो तो यू मे यूज़ HgCl2। इसके साथ वाइट या ग्रे कलर का पीपीटी आता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड ऑल्सो शोज पॉजिटिव टेस्ट विथ KMnO4, इट डीकलराइजेस KMnO4। जबकि KMnO4 के साथ हम किसको डिस्टिंग्विश करते हैं, हम डिस्टिंग्विश करते हैं KMnO4 के साथ डबल बॉन्ड को। जहाँ कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं, जहाँ एल्कीन्स एल्काइंस होते हैं वो KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, CO2 बनाते हैं, यहाँ भी CO2 बनती है और इसीलिए ये KMnO4 के साथ भी टेस्ट शो करता है। फॉर्मिक एसिड को ध्यान रखिए, जैसे बेंजल्डिहाइड जो है वो फेलिंग के साथ में टेस्ट नहीं शो करता है इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, वैसे ही फॉर्मिक एसिड जबकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है फिर भी वो टॉलरेंस टेस्ट शो करता है, वो फेलिंग टेस्ट शो करता है, KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है और HgCl2 के साथ रिएक्ट करता है। एक टिपिकली इसी का टेस्ट देना है तो आप ये वाला बेस्ट है टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ डिस्टिंग्विश करें, ओके। और अगर कहीं पे एक चीज़ और बता के चलते हैं जो आपको प्रैक्टिकली भी काम आएगी, ये है कि कहीं पे भी कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस शो करनी हो, पता लगाना हो कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, तो इसके लिए 2,4-DNP टेस्ट कर सकते हैं। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन आपने पढ़ा है, हाइड्रोजोन बन जाता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन प्रोडक्ट बनता है और इसका कलर होता है ऑरेंज क्रिस्टल्स। पीपीटी नहीं है, क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो 2,4-DNP का अगर आप रिएजेंट डाल रहे हो तो हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें ऑरेंज क्रिस्टल्स आ जाएंगे, जो डेफिनेट है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में आएंगे। मत भूलो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होता है क्योंकि उसके साथ में OH ग्रुप ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप वी ऑलवेज मीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे विल शो अ पॉजिटिव टेस्ट विद 2,4-DNP, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ कॉमन टेस्ट शो करेंगे, इसके साथ भी करेंगे और NaHSO3 के साथ भी। इसके साथ वाइट क्रिस्टल्स बनते हैं, ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं ना, तो दोनों के साथ पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाता है कार्बोनाइल ग्रुप पे, या आपने अपने थ्योरी में पढ़ा होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट वहीं से उठाया है और ये प्रैक्टिकली भी करते हैं। अगर प्रैक्टिकल में भी आपको कभी करना हो ना तो डिस्टिंग्विश बिटवीन या टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट देखना है ना आपको तो कार्बोनाइल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए 2,4-DNP का टेस्ट ही करते हैं या फिर NaHSO3 अगर आपकी लैब में अवेलेबल हो। चलिए अब शुरू करते हैं लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 इज ऑल अबाउट अमीन्स। तो अमीन्स के बारे में पढ़ना है। अब अमीन्स में से अमीन्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या क्या आ सकता है, देखो एक आ सकता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स, एक तो इनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए आ सकता है, ठीक है। दूसरा आ सकता है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, टिपिकली यहाँ तो 3 डिग्री को भी डिस्टिंग्विश करना है, ये है 1 और 2 के बीच में, तो एक 1 पॉजिटिव टेस्ट दिखा तो वही वाला 2 नहीं देगा। यहाँ पे तो क्या होगा, जो टेस्ट पॉजिटिव 1 डिग्री दिखाएगा वो 2 और 3 दोनों ही नहीं दिखाएंगे, तो हमें इनके लिए दूसरा टेस्ट लाना पड़ेगा, इसलिए ये केस अलग है, ये केस अलग है ना। थर्ड प्राइमरी अमीन ही है, लेकिन प्राइमरी अमीन्स की भी दो टाइप, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, दोनों ही 1 डिग्री हैं, तो भैया दोनों के दोनों 1 डिग्री वाले सारे टेस्ट दिखाएंगे। अब हमें किस चीज़ पे एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि एलिफेटिक और एरोमेटिक है तो कौन से वाले टिपिकल टेस्ट शो कर सकते हैं, हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ेगी, है ना। तो इन सब के इस तरीके के रिएक्शंस जो हैं या इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं जिनके बीच में आपको टेस्ट देने हैं, आप क्या करेंगे, चलिए बताते हैं। 1 डिग्री पहले इससे शुरू करते हैं, थोड़ा सा सिंपल है ना। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन, मेरे ख्याल से पता तो होगा आपको, जब नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन रह जाते हैं, दिस इज 1 डिग्री,
नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन रह जाएगा, बाकी जगह पर एल्काइल ग्रुप आ गया, इज़ 2 डिग्री। एंड नाइट्रोजन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं रहा, इज़ 3 डिग्री। तो अगर इस तरीके का कंपाउंड आ रहे हैं आपके पास में, उनमें से मैंने 1 डिग्री एंड 2 डिग्री लिया, इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना हो तो मेक यूज़ ऑफ कार्बाइल अमीन टेस्ट। द अदर नेम टू दिस इज आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको ये भी कहते हैं। कार्बाइल अमीन टेस्ट में आप क्या करने वाले हैं, क्लोरोफॉर्म डालिए और KOH डालिए, या NOH अगर अवेलेबल हो तो वो डाल सकते हैं। ये दोनों डाल करके शेक कीजिए, बढ़िया सा थंब ऊपर रख करके बढ़िया से शेक कर लीजिए और थोड़ा सा वार्म कर लीजिए, हीट कर लीजिए। तो ये सब करने पे आपको ऑब्नॉक्शियस स्मेल मिलेगा, फाउल भी बोल सकते हैं इसको। एंड ये तो सिर्फ एक ख़राब स्मेल बता रहा है, बट एक्चुअली मस्टर्ड ऑयल रैंसिड जब हो जाता है तो उसमें जो स्मेल आती है, मोर ऑफ दैट काइंड। बट क्योंकि आपको थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा तो यू कैन ईजिली राइट इधर ऑब्नॉक्शियस स्मेल और फाउल स्मेल। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है, इसीलिए ये वाला टेस्ट शो करेगा। ये टेस्ट 1 डिग्री शो करेगा, ये फॉर 1 डिग्री कार्बाइल अमीन टेस्ट। ठीक है, ये 1 डिग्री के लिए ही होता है। तो जब 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के लिए दिया जा रहा है, आप कार्बाइल अमीन टेस्ट कीजिए, बता दीजिए 1 डिग्री शो करेगा, 2 डिग्री नहीं शो करेगा, है ना। इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पर थर्ड वाले पे चलते हैं पहले, ये सेकेंड हो चुका है। पर जब प्राइमरी अमीन ही लिया है, एक एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है और एक आपके पास में एरोमेटिक प्राइमरी अमीन आ रहा है। अब इस केस में क्या मैं कार्बाइल अमीन टेस्ट यूज़ कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि कार्बाइल अमीन टेस्ट तो सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए होता है, वेदर भी एलिफेटिक और एरोमेटिक कोई से भी हो, दोनों ही जगह प्राइमरी अमीन है। और जब तक प्राइमरी अमीन दोनों पॉजिटिव शो करेंगे तो भैया इसमें डिस्टिंग्विश कैसे किया हमने, है ना। तो ऐसे में जब आपको एलिफेटिक प्राइमरी अमीन और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के बीच में डिस्टिंग्विश करना हो, व्हाट यू हैव टू डू इज, आप HNO2 डाल दीजिए। HNO2 को मैंने इस तरह से दिखाया है, ठीक है। आप HNO2 डाल दीजिए दोनों में। यहाँ पे बनेगा, मैं इसका एक एग्जांपल इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख के चलती हूँ। C6H5NH2, इधर ले लेते हैं CH3NH2, ठीक। या R भी लगा सकते थे आप, है ना। तो चलिए, जैसे आपने ये डाला, ये क्या है, HNO2 जो है वो इन situ बनता है, वापस से वही है, ये रिएक्शन मिक्सचर में बनाया जाता है। तो अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो, यू मे ऑल्सो राइट NaNO2 and HCl। एक्चुअली ये दोनों मिलके ही ये बनाते हैं। और जब भी ये यूज़ होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे काम होगा, ठंडा करते रहना पड़ेगा आपको इसको प्रैक्टिकली। एंड दिस फॉर्म्स डाइजोनियम हैलाइड, ये बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज़ प्रिटी स्टेबल, बहुत स्टेबल है ये डिकम्पोज जल्दी से नहीं होता है, पानी की प्रेजेंस में डिकम्पोज नहीं होता है। जबकि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन जो मैंने ये लिया है, जब हम इसका डाइजोनियम हैलाइड बनाएंगे तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब थोड़ा सा एक्वस मीडियम इसको मिल गया, या आप वाटर भी लिख सकते हैं, अगर ज़रा सा भी एक्वेटेड मीडियम मिल गया, ये अल्कोहल बनाएगा, नाइट्रोजन लिबरेट करेगा और HCl बन जाएगा। ये जो नाइट्रोजन लिबरेट हो रही है, इसके बबल्स और ये क्लियर सॉल्यूशन, वाटरी सॉल्यूशन रह जाए और उसमें नाइट्रोजन के बबल्स निकलने लग जाए, अगर ये ऐसी प्रेजेंस मिलती है तो आप बता दीजिए कि वो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है। वो बबल्स आ रहे हैं, वो दिस इज बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्योंकि इसका डाइजोनियम हैलाइड अनस्टेबल है, ठीक है। और यहाँ का डाइजोनियम हैलाइड जो है वो स्टेबल है, इसीलिए फर्दर रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपने प्राइमरी एलिफेटिक प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास बचा है थर्ड, मतलब जो यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा था, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। हम अब नेक्स्ट वो ले लेते हैं जो मैंने फर्स्ट लिखा हुआ था, दिस इज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। इनको डिस्टिंग्विश करना है, चलिए इनको भी डिस्टिंग्विश करते हैं। इनको डिस्टिंग्विश करने के दो टेस्ट हैं,
मैं दोनों टेस्ट बताती हूँ, आपको जो इजी लगे यू कैन प्रोसीड विद दैट, ठीक है। नाउ टेस्ट नंबर 1, मैं टेस्ट 1 बता रही हूँ और मैं यहाँ एग्जांपल लिख लेती हूँ। RnH2 मेरा 1 डिग्री है, R2NH 2 डिग्री है, R3N 3 डिग्री है, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो क्या करना है, पहला टेस्ट जो है वो तो हमारा इसके साथ ही है, डायजोटाइजेशन करा रहे हैं हम। यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैंने ये HONO करके क्यों लिख रही हूँ, है ना। ऐसे लिखते हैं ना तो फ़ायदा मिलता है, आप HNO2 भी लिख सकते हैं, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, लेकिन रिएक्शंस क्योंकि इस तरह से बड़े आसान हो जाते हैं। अब इसमें आपने करना क्या है, ये H2 और एक O ये निकाल दीजिए, 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। ये बनेगा RN डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम फॉर्म बनी है अगर आपको दिखाई दे रही हो तो, है ना। और ये फर्दर टूट के ROH NN2 बनाता है। तो वही जैसे ऊपर बताया था आपको ROH NN2। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, अगर आप कभी प्रोडक्ट भूल जाए ना तो आप क्या कीजिए, इसको और एक तरीका है, ऐसे तो मैंने बता ही दिया वाटर का एलिमिनेशन करके, अगर आपको वैसे भी भूल जाए तो आप क्या कीजिए, RnH2 लिया, स्लैश डाला, HONO यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, HO यहाँ NO, बन गए आपके प्रोडक्ट। देखिए ROH एक प्रोडक्ट था, ये ऊपर वाले में चेक कीजिए, ये रहा ROH, देन N2 बना था एक प्रोडक्ट, नाइट्रोजन का इवोल्यूशन, और H2O, तो HCl हाइड्रोलाइज होकर बाद में आगे चल के H2O बन जाता है। तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट बन जाते हैं यहाँ पे, ओके। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं ROH और N2 बनाने का, अगर आपको नहीं याद आता। तो नाइट्रोजन का इवोल्यूशन, अगर नाइट्रोजन के बबल्स आपको नज़र आते हैं आते हुए, तो वो क्या था, 1 डिग्री अमीन था आपका। अब इसमें क्या करेंगे, वाटर एलिमिनेट करना है, आप यहाँ से एलिमिनेट कीजिए। अब क्योंकि नाइट्रोजन के पास से एक ही वैलेंसी फ्री हो रही है ना, इसीलिए ये बनेगा R2N डॉट लगा दीजिए NO, नाइट्रोसो कंपाउंड बन रहा है ये एक तरह से। ये जो नाइट्रोसो कंपाउंड बन रहा है ना, ये येलो ऑयली लिक्विड होता है। तो पिछले में 1 डिग्री में देखा हमने अल्कोहल था, क्लियर सॉल्यूशन, वाटरी अपीयरेंस वाला अगर सॉल्यूशन आपको दिख रहा है और उसमें कुछ बबल्स आते हुए दिख रहे हैं तो माने 1 डिग्री था। लेकिन अगर येलो एक थिक सा ऑयली लिक्विड, ऑयल का जैसा लिक्विड अगर आपको मिल जाता है जो पूरी तरह से डिफरेंट होगा इस क्लियर सॉल्यूशन से, है ना, तो ये आपको विजन से ही पता चल जाएगा, विजुअलिटी के बेसिस पे ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये बना था 2 डिग्री से, तो जहाँ जिस बीकर में आपको येलो ऑयली लिक्विड मिल जाए वो 2 डिग्री था, जहाँ कलरलेस सॉल्यूशन मिल रहा है वाटरी अपीयरेंस वाला और जिसमें से नाइट्रोजन के बबल्स निकल रहे हैं वो आपका 1 डिग्री था। एंड 3 डिग्री पर डू नॉट रिएक्ट, अच्छा ही नहीं इसके पास तो कहाँ से रिएक्ट करेगा, डज इट डू नॉट शो एनी रिएक्शन। तो जहाँ पे ना तो येलो हुआ ना बबल्स आए, इसका मतलब 3 डिग्री था, है ना। तो इस तरह से आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स के बारे में इनके बीच में डिस्टिंक्शन ले लिया। एंड दिस वॉज टेस्ट 1। अगर आपको ये याद हो जाता है तो आप टेस्ट 1 से परफॉर्म करें, क्योंकि वहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता बोर्ड में ना, आपसे कोई ऐसा नहीं होता कि यही टिपिकल टेस्ट बताइए। नो, यू आर टोटली फ्री, आपको जो याद आ रहा है आप जो रिकलेक्ट कर सकते हो, यू कैन प्रोसीड विद दैट। तो कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। एक और टेस्ट बता रही हूँ, अगर आपको ये इजी लगे आप इससे चलिए, है ना। ये है हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको यूज़ करके टेस्ट करें। अब ये हिंसबर्ग रिएजेंट का बेटा इतना अच्छा फ़ायदा है कि एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, कोई सा भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो, आप इसको बिंदास यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ऊपर वाले में क्या था, ये HONO जो यूज़ कर रहे थे आप, इसमें क्या था, इसमें लिमिटेशन था एलिफेटिक के लिए ही, एरोमेटिक का ये नहीं होगा, ये सिर्फ लिमिटेड है एलिफेटिक के लिए। ये वाला है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, कोई से भी हो, पर होने क्या चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कर रहे हैं ये ना। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो अगर 1 डिग्री था आपका, जैसे RnH2, इसको आपने ट्रीट करवाया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, मैं थोड़ा सा उल्टा लिख देती हूँ क्योंकि मैं रिमूव होता हुआ दिखाऊंगी। ये सल्फोनाइल क्लोराइड इसके साथ ट्रीट किया, एक H और एक Cl निकाल दीजिए, यहाँ बचा एक H, है ना,
कंपाउंड बना लीजिए। इसका कंपाउंड मैं नीचे लिख देती हूँ क्योंकि आगे 2 डिग्री आ रहा है। इसका कंपाउंड मैं नीचे लिख रही हूँ RN, यहाँ से RN बचा H, N के पास में H है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया C6H5। ये जो है ये सोल्यूबल इन एल्कली है। KOH डाल दीजिए, सोल्यूबल हो जाएगा। NaOH डाल दीजिए, सोल्यूबल हो जाएगा। तो अगर जो कंपाउंड बन रहा है वो NaOH और KOH में सोल्यूबल आ जाता है तो ये आपने 1 डिग्री के बारे में बात की। अगर 2 डिग्री था R2NH, इसको भी ट्रीट करा है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड में, ऐसे करके लिख रही हूँ, है ना। इसके साथ S डबल बॉन्ड O और Cl, अभी भी HCl निकल सकता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा R2N S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O C6H5। ये जो है ये इनसोल्यूबल इन एल्कली। तो थोड़ा सा बाहर से एल्कली डाल के अगर एक घुल जाता है, 1 डिग्री था, नहीं घुलता है 2 डिग्री था, और नो रिएक्शन अगर शो करता है, रिएक्ट ही नहीं करता राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो दैट वाज 3 डिग्री। वही है क्योंकि नाइट्रोजन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री कभी भी अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं करता है। तो मेरा ये जो अभी तक का था वीडियो, ये पूरा वीडियो आपको टेस्ट के बारे में बता रहा है, किस तरीके के टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं म्यूचुअली डिस्टिंग्विश करने के लिए। इतने लिमिटेड टेस्ट हैं, आप इनको अपने हाथ में रखिए एंड वहाँ पर एग्ज़ाम में जाते वक्त लिखते वक्त बहुत जेन्युइन बेसिस पे इतने लिमिटेड टेस्ट को अप्लाई करके देख लीजिए। जब पूरे चैप्टर्स आप पढ़ते हैं तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स का जिस्ट ले करके आपको सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट एक साथ बताए हैं। अब जो भी एग्जाम्पल हो उसमें बड़ी सेंसिबिलिटी के साथ आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी वो होगा मोर ऑफ रिएजेंट, जो कुछ कॉमन रिएजेंट जो हम कन्वर्जन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में मैं इसके आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ बताऊंगी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के फेवरेट 2 हैं, एक एल्डोल कंडेंसेशन, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल। ये दोनों कहीं ना कहीं एक बार तो आते ही हैं, या तो कन्वर्जन्स में पूछ लिए जाए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में पूछ लिए जाए, व्हाट हैपेंस व्हेन की फॉर्म में पूछ लिया जाए, कहीं पे भी, लेकिन इनमें से एक ना एक तो ज़रूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और कुछ शॉर्ट में कुछ रिएजेंट्स के बारे में बता दूंगी। हालांकि मैंने यहाँ पे भी काफ़ी रिएजेंट कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी एक अलग से वीडियो डालूंगी। तो स्टे अपडेटेड। ओके।